हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है सफ़ेद दाग। इला बड़ी देर से बस के आने का इंतजार कर रही थी। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जब बस आई तो इला भीड़ के साथ बस में चढ़ तो गई, लेकिन बैठने के लिए उसे सीट नहीं मिली। उसने भीड़ से खचाखच भरी हुई बस से उतर जाना चाहा, ये सोचकर कि अगली बस से चलूंगी, लेकिन इससे पहले कि वो भीड़ को चीर कर उतर पाती बस चल दी थी। अब उसे खड़े खड़े ही सफ़र करना था। वैसे तो उसे बस में खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अब तो उसे इसकी आदत हो चुकी थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए उससे खड़े नहीं रहा जा रहा था। वो बैठना चाहती थी, लेकिन बस पूरी भरी हुई थी। बस में एक के बाद एक और इसी तरह से ढेर सारे लोग चढ़ते जा रहे थे। कंडक्टर टिकट काटता जा रहा था और भीड़ को देखकर इला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर वही हुआ जो वो नहीं चाहती थी। उसे ऐसे लगा कि अब मुझे उल्टी हो जाएगी। भरी बस में लोग मुझे उल्टी करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये सवाल उसके मन को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी तरफ देखे या उसके ऊपर ध्यान दे। लेकिन इला का इस तरह बेचैनी से इधर उधर देखना लोगों की नज़रों से छुपा हुआ नहीं था। थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया कि सब लोग मुझे बड़े अजीब नज़र से देख रहे हैं। अब इला किसी भी तरह बैठ जाना चाहती थी, क्योंकि अब उससे बिल्कुल भी खड़े रहा नहीं जा रहा था। वो सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि लोग पहले ही मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे हैं, अब अगर उल्टी करते भी हुए देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन बस में बैठे हुए लोग तो पहले से ही उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़की इतनी बेचैन क्यों है, क्योंकि लोगों को तो उसकी खराब हालत को कुछ पता नहीं था। लोगों की नज़र तो बस उसके सफ़ेद दाग से भरे हुए चेहरे पर टिकी थी। उसका चेहरा सफ़ेद दाग से इतनी बुरी तरह भरा हुआ है कि लोगों को उससे घिन आ रही थी, लेकिन फिर भी लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर घूरे जा रहे थे, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके पास देखने जैसा बहुत कुछ है। भले ही उसके चेहरे पर सफ़ेद दाग है तो क्या हुआ? ये सफ़ेद दाग भी वैसे तो किसी किसी को कहीं एक आध जगह हो जाता है, लेकिन इला का तो पूरा जिस्म ही इतनी बुरी तरह सफ़ेद दाग के चितकबरे धब्बों से ढका हुआ है कि उसे खुद भी अपने आप से घिन आती है। क्योंकि सफ़ेद दाग उसके ओठों पर है, उसके नाक पर है, उसके कान के आसपास है, उसके माथे पर है, उसकी गर्दन पर है, उसके हाथ पर है और उसकी सलवार के नीचे दिख रहे पैर के पंजों पर भी है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये सफ़ेद दाग इसी तरह उसके जिस्म के उन हिस्सों पर भी होगा जो अभी उसकी सलवार कमीज के अंदर ढके हुए हैं, यानी उसकी पीठ पर, उसके परट पर, उसके सीने पर, उसकी जांघों पर और वहाँ भी। लोगों की नज़र खुद अंदाज़ा लगा रही थी कि इस लड़की के पूरे जिस्म पर सफ़ेद दाग ने अपना कब्जा जमा रखा है। लोग ये भी सोच रहे थे कि जब ये लड़की नहाने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देती होगी तो इसके जिस्म के सारे सफ़ेद दाग कितने बुरे लगते होंगे हैं ना। लोग ये भी अटकलें लगा रहे थे कि अभी तो इस लड़की की उम्र भी कुछ 20 से ज़्यादा नहीं लग रही है। बेचारी की ज़िंदगी सफ़ेद दाग की वजह से बेकार हो गई। अब कौन करेगा इससे शादी वगैरह? लोगों की सारी अटकलें सही थी। इला के पूरे जिस्म पर सफ़ेद दाग है। उसके ओठों के चारों ओर बने सफ़ेद दाग की वजह से उसका चेहरा किसी चितकबरी बकरी की तरह लगता है, और जब वो नहाती है तो आँख बंद करके नहाती है, क्योंकि ये चितकबरन यही सफ़ेद और गहरे भूरे धब्बों का मिला जुला जिस्म उसकी आँखों में किसी कांटे की तरह चुभता रहता है। और यही वजह है कि अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, वरना गरीब लड़कियों की शादी 20 बरस तक न हो ऐसा तो होता नहीं। लेकिन इस वक्त इला को अपने सफ़ेद दाग, अपनी शादी की उतनी चिंता नहीं थी जितनी इस बात की थी कि वो कहीं किसी आदमी के ऊपर उल्टी ना कर दे। इसलिए जब उससे बिल्कुल ही नहीं रहा गया तो उसने बस के पिछले गेट के पास पहली सीट पर बैठे हुए आदमी से बड़ी लाचारगी भरी आवाज़ में कहा,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ी देर बैठने देंगे? उस सीट पर बैठे हुए आदमी ने उसे एक नज़र देखा और झट से खड़ा हो गया। ऐसा नहीं था कि उस आदमी को इला पर दया आ गई थी, बल्कि हकीकत ये थी कि इला को देखते ही वो आदमी बिदक सा गया था कि कहीं इस लड़की से मेरा हाथ वाथ न छू जाए और कहीं इस लड़की के ढेर सारे सफ़ेद दाग मुझे भी ना लग जाए। वो आदमी सीट छोड़कर उठ गया। फिर इला उस आदमी को आपकी बड़ी मेहरबानी के अंदाज में देखते हुए सीट पर बैठ गई। फिर बैठते ही वो अगली सीट के हेल्थ पर अपना सिर टिकाकर आगे की तरफ झुक गई। लोगों की नज़र अब उसकी गर्दन के पीछे और कमीज से बाहर दिख रही पीठ पर थी, जिसके ऊपर भी सफ़ेद दाग के कुछ धब्बे नज़र आ रहे थे। अमूमन होता है ये कि लड़की के जिस्म पर सफ़ेद दाग बुरे लगते हैं, लेकिन इला के जिस्म पर सफ़ेद दाग इतने ज़्यादा हैं कि उसके सफ़ेद दागों से ज़्यादा उसका अपना गहरे भूरे रंग का जिस्म बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सफ़ेद जिस्म पर ढेर सारे गहरे भूरे दाग हो गए हैं। इला ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, उसका जिस्म गेहूं के रंग को पार करते हुए गहरे भूरे खजूर के रंग का है, जिस पर इतने सारे सफ़ेद दाग उसके जिस्म को बहुत ही बदसूरत बना चुके हैं। सीट पर बैठी और आगे की ओर सिर झुकाए हुए इला से अब नहीं रहा गया और उसने बस में ही उल्टी कर दी। अब क्या था, लोगों की नज़र में उसके लिए जो घिन थी अचानक उसने एक भयानक रूप ले लिया। सब लोग उसे कोसने लगे। अरे बस में ही उल्टी कर दी, तबीयत सही नहीं है तो घर से निकली ही क्यों, वगैरह वगैरह की नसीहतें सुनाई देने लगी। इला के बगल एक लड़का बैठा था जिसका नाम समद था। अब जब समद ने बस में अपने बगल में बैठी हुई लड़की को उल्टी करते हुए देखा और लोगों को उसे बुरी तरह झिड़कते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी पानी की बोतल उसे पकड़ाते हुए कहा, पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। इला ने इस आदमी को हैरानी से देखा जो पूरी बस में अकेला ऐसा आदमी था जिसे उसके सफ़ेद दाग या उसकी बदसूरती से कोई हिचक नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि उसने उल्टी भी उसके बगल में ही बैठकर की थी। समद के चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट देकर इला ने पानी की बोतल उसके हाथ से ले ली और बोतल अपने मुंह से थोड़ा सा ऊपर रखकर एक घूंट पानी पीना चाहा, लेकिन तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारी और इला का हाथ हिल गया, जिससे बोतल का थोड़ा सा पानी उसके चेहरे और उसके कपड़ों पर गिर गया। सम्मन ने उसे मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुंह लगा के पी लीजिए। लोग आगे पीछे से सब कुछ देख रहे थे और अब जबकि इला को एक हमदर्द मिल गया था, लोगों को ये भी थोड़ा बुरा लगा। इतने में कंडक्टर भी टिकट काटते हुए पास आ गया था। उसने इला को बस में उल्टी किए हुए देखा तो बिगड़ गया। अरे ये क्या कर दिया, अब इसे साफ कौन करेगा? तभी शमद ने इला के हाथ से पानी की बोतल वापस ली और बचे हुए पानी से इला की उल्टी बहा दी। कंडक्टर ने झेपते हुए कहा, साहब, जब मैडम की तबीयत सही नहीं है तो बाहर लेकर क्यों घूम रहे हो? घर लेके जाओ इनको या किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये सुनकर इला और समद ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। कंडक्टर ने अनजाने में ही उनके बीच एक रिश्ता कायम कर दिया था। समद को भी ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ी देर के लिए एक मकसद मिल गया है। लेकिन इला ये सोच रही थी कि क्या इस आदमी को अभी तक मेरे चेहरे के सफ़ेद दाग नहीं दिखे हैं, या फिर क्या ये आदमी जानबूझ के अंधा बन रहा है। फिर सम्मद ने इला को बस से उतर चलने का इशारा किया, जिसे इला ने अपनी खराब हालत को देखते हुए बिना कुछ कहे सिर झुका के मान लिया। इला और करती भी क्या, पूरी बस में उसे एक ही आदमी मिला था जिसने उसे भी एक इंसान समझा था और उसकी खराब हालत को बिना कुछ कहे समझ गया था। अब दोनों बस से उतरकर सड़क पर खड़े थे। इला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो समद से क्या कहे। उसकी झिझक को देखते हुए समद ने ही कहा, चलिए पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। इला ने उसकी बात को बड़े गौर से सुना। चलिए पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं का क्या मतलब था? इला अपने ही सवालों में उलझती जा रही थी, लेकिन समद उसके पास बिना किसी परेशानी के इस तरह खड़ा था जैसे वो उसके अपने ही परिवार का एक हिस्सा हो। इतना अपनापन तो
उसने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा था। बचपन से लेकर आज तक उसे सिर्फ हिकारत की नज़र से ही देखा गया था और लोगों ने उससे दूर ही रहना चाहा था। लेकिन एक ये आदमी है जो एक अजनबी होते हुए भी उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है। आखिर में जब उसे कुछ और समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तब उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के सामने पोटली की तरह खोल कर रख दी, जिसके बाद दोनों को ही पता चला कि समाज ने दोनों के ही साथ बहुत बुरा सलूक किया है। डॉक्टर के क्लिनिक से दवाई लेकर जब दोनों बाहर निकले, तब दोनों को समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या बात करें। क्या दोनों ये कहे कि अच्छा अब चलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, या कुछ और? लेकिन कुछ और क्या? दोनों सड़क पर खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे और पहले कौन बोले ये सोचते रहे। फिर जब सम्मत को लगा कि शायद ये लड़की झिझक रही है और कुछ नहीं बोलेगी, तब उसने ही कहा, अपना ख्याल रखिएगा। और इतना कहकर सम्मत मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। लेकिन इला वहीं खड़ी रही। थोड़ी दूर चलने के बाद जब सम्मत ने वापस पलट कर देखा तो इला वहीं खड़ी थी और पहले से ज़्यादा उदास लग रही थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसे किसी ने तुरंत नहीं रोका तो वो अभी रो देगी। सम्मत ने दूर से ही उसे न रोने का इशारा किया और उसके कदम अपने आप इला की तरफ वापस मुड़ गए। सम्मत को अपनी ओर वापस आते हुए देखकर इला से नहीं रहा गया और उसकी आंखों से भर भरा के आंसू बह निकले। सम्मत ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पागल हो क्या? उसके इस सवाल का जवाब इला के पास नहीं था, लेकिन उसने सम्मत का हाथ कस के पकड़ लिया और अपने आंसुओं की तेज धार के साथ और बिना शब्दों के ये कहना चाहा कि फिर कभी मुझे इस तरह सड़क पर अकेले छोड़कर मत जाना। सम्मत ने अपनी प्यार भरी आंखों से उसकी बात सुनी, फिर उसके कंधे पर अपनेपन से भरा हुआ हाथ रखते हुए उसकी ही तरह बिना शब्दों में कहा, चलो अब घर चलते हैं। सम्मत पढ़ा लिखा था, वो जानता था कि सफ़ेद दाग मिटाना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने इला को अपनी जान पहचान के अच्छे डॉक्टरों को दिखाया और भरोसा दिलाया कि तुम्हारे ये सारे सफ़ेद दाग एक दिन मिट जाएंगे और तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी कि लोग तुम्हारी खूबसूरती को पाने के लिए आह भरेंगे। इला को सम्मत की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन उसे सम्मत की ये प्यार भरी हमदर्दी बहुत अच्छी लगी। सम्मत को अपनी ज़िंदगी में अब एक मकसद मिल गया था और वो जी तोड़ मेहनत करके इला के सफ़ेद दाग मिटाने और उसे खूबसूरत बनाने में जुट गया था। इतने सालों की नौकरी में उसने पैसा बहुत कमाया था। उसने अपना सारा पैसा और सारा समय इला को खूबसूरत बनाने में लगा दिया। उसने इला को शहर की भीड़ से दूर एक हरियाली से भरी हुई जगह पर रखा जहां आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था, ताकि वो लोगों की नज़र से बची रहे और उसे अपने बदसूरत होने का जरा भी एहसास न हो। इला ने भी खुद को अब पूरी तरह से सम्मत के हवाले छोड़ दिया था। सम्मत इला के जिस्म से सफ़ेद दाग को मिटाने के लिए तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करता था। वो उसे तुलसी के पत्ते और नींबू का रस पिलाता था, विटामिन बी, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की गोलियां खिलाता था। वो अंग्रेजी दवाओं के साथ साथ होम्योपैथिक का भी सहारा लेता था। वो उसे नीम के पत्तों का रस पिलाता था, जिसे पीने में इला की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन सम्मत के प्यार और दुलार के आगे वो मना भी नहीं कर पाती थी। सम्मत इतना कुछ कर रहा था, लेकिन इला के जिस्म से सफ़ेद दाग मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस उनका रंग थोड़ा हल्का जरूर हुआ था। फिर इस चाहत में कि जिस दिन मेरे ये सफ़ेद दाग मिट जाएंगे उस दिन मैं कैसी दिखूंगी, ये सोचकर इला ने एक दिन अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को आईने में देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसके जिस्म के सफ़ेद दाग कम होने के बजाय उल्टा बढ़ रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने तुरंत अपने खुले जिस्म को ढाका और हड़बड़ाती हुई उन सारी दवाइयों को टटोल डाला जो वो अब तक ले रही थी। उसने अपनी सारी रिपोर्ट भी देख डाली, लेकिन उसको कोई वजह हाथ नहीं लगी। अभी तक वो सम्मत के ही भरोसे थी कि वो सब कुछ संभाल लेगा। वो सोच में पड़ गई कि मेरे दाग तो कम ही नहीं हो रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है?
उसने सोचा कि आज रात में सम्मत से कहूंगी कि हम किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी उसे अपनी रिपोर्ट के बीच एक खत मिला, जिसे पढ़कर इला के होश उड़ गए। उस खत में उसी डॉक्टर ने जो इला का इलाज कर रहा था, सम्मत को लिखा था कि जैसा आप चाहते हैं, इला के सफ़ेद दाग जल्द ही उसके पूरे जिस्म में फैल जाएंगे। पढ़कर इला को इतना बड़ा धक्का लगा जैसे कमरे की दीवारें और छत सब अचानक से इला के ऊपर आ गिरेगी और वो उनके नीचे दब के मर जाएगी। वो भागती हुई फिर से आईने के सामने गई और उसने एक बार फिर से अपने सारे कपड़े उतारकर आईने में अपना जिस्म गौर से देखा। खत में लिखी बात बिल्कुल सही थी। उसके सफ़ेद दाग अब उसके जिस्म के उन हिस्सों पर भी फैल चुके थे जहाँ पहले नहीं थे। उसने तुरंत इंटरनेट पर जाकर सफ़ेद दाग के बारे में पढ़ा और इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को पढ़कर उसके दिमाग को और बड़ा सदमा पहुंचा। अब उसे पता चला कि सम्मत उसका हर वो इलाज कर रहा था जिससे सफ़ेद दाग मिटते हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ वो इला को हर वो चीज़ खिला रहा था जो सफ़ेद दाग के रोगियों को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे कि उसे मछली खाने के तुरंत बाद दूध पिलाता है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खिलाता है, उसके खाने में नमक ज़्यादा डालता है, मिठाई, रबड़ी, दूध और दही एक साथ खिलाता है, उड़द की दाल, मांस और मछली ज़्यादा खिलाता है, खाने में तेल, मिर्च और गुड़ भी खिलाता है। इला सोचने लगी, लेकिन ये सब चीज़ें तो सफ़ेद दाग के रोगियों को मना है। इला को कुछ समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो कांपते और रोते हुए बड़बड़ाने लगी कि सम्मत मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने तो मेरे दाग मिटाने का वादा किया था, लेकिन वो तो डॉक्टर के साथ मिलकर मेरे दाग और बढ़ा रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि सम्मत अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझे भी छोड़ने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि सम्मत मुझे क्यों छोड़ना चाहेगा, जबकि वो तो मेरे साथ बहुत खुश रहता है, मेरी इतनी देखभाल करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, मुझे खुश रखता है। क्या उसका प्यार सिर्फ एक नाटक है? इला ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आई। तब उसने सम्मत को बिना बताए उसकी पहली बीवी जुलेखा का पता लगाया और उससे खुद जाकर मिली। वहाँ उसे जुलेखा ने बताया कि सम्मत एक पारिवारिक जिंदगी के लिए नहीं बना है, उसे आज़ादी चाहिए हर चीज़ से, रिश्तों नातों को वो नहीं मानता, उसे रोज़ एक नई नई लड़की चाहिए, इसलिए तो उसने मुझे छोड़ दिया। पता नहीं तुम्हारे साथ अभी तक कैसे और क्यों रह रहा है। जुलेखा की बातों ने इला के दिल में आग पैदा कर दी। जुलेखा के मुताबिक सम्मत सिर्फ कुछ दिनों तक ही एक लड़की के पास रह सकता है, फिर उसे छोड़ वो दूसरों के पास चला जाता है। इला जुलेखा से मिल के वापस आई। सम्मत को इला के मन में कुछ हलचल मची हुई है, इसका अंदाजा तो हुआ, लेकिन उसके पूछने पर वो कुछ नहीं कह के टाल गई। सम्मत अभी भी पूरी लगन से इला को सही वक्त पर दवाएं खिलाता था। उसके जिस्म पर लगाने वाली दवाएं वो खुद अपने हाथ से लगाता था, यहाँ तक कि उसके जिस्म की मालिश भी वो खुद ही किया करता था। वो चाहता तो कोई नर्स रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इला ने महसूस किया कि सम्मत उसके बढ़ते हुए दागों की वजह से बिल्कुल भी परेशान दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत जल्द ही ये सब दाग मिट जाएंगे। लेकिन इला को उसके दाग मिटते हुए कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब इला को इस बात का पक्का यकीन हो गया कि सम्मत मेरे दाग मिटाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहता है, ताकि एक दिन इन्हीं बढ़े हुए दागों को बहाना बनाकर वो मुझे छोड़ सके और फिर मेरे ही तरह किसी और मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बना सके। सम्मत ने मेरे साथ ये किया, ये सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, जबकि सम्मत को लगता था कि इला मेरी देखभाल से इतनी खुश है कि उसे रोना आ जाता है। अब इला अपने जिस्म का कुछ नहीं कर सकती थी। सफ़ेद दाग उसके पूरे जिस्म पर फैल चुका था। उसकी सफ़ेद चमड़ी इतनी चमकती थी कि अब उसे अपने आप से ही नफरत होने लगी और एक दिन उसने गुस्से में आकर घर का आईना भी तोड़ दिया ताकि उसे अपनी सफ़ेद चमड़ी दिखाई ना दे। सम्मत के पूछने पर उसने कहा, अच्छा हुआ टूट गया, मुझे लगता है अब इस घर में आईने की ज़रूरत नहीं है। सम्मत को लगा कि इस वक्त इला
गुस्से में है, इसलिए उसने फिर कुछ और नहीं पूछा। फिर एक दिन किचन में काम करते हुए इला ने सम्मत को डॉक्टर से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। सम्मत डॉक्टर के साथ बड़ा खुश होकर बात कर रहा था। वो कह रहा था, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब दाग इला के पूरे जिस्म पर फैल चुका है। इतना सुनते ही इला को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने जलता हुआ कोयला डाल दिया हो। उसने तुरंत किचन में लटके हुए सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी नस काट लेनी चाहिए, लेकिन चाकू उसकी सफ़ेद चमड़ी पर कुछ इस तरह चमक रहा था कि उसे लगा अगर मैंने चाकू फेर दिया तो मेरे जिस्म से लाल नहीं बल्कि सफ़ेद खून निकलेगा। उसकी आंखों में सम्मत इतना गुस्सा भर चुका था कि उसे अपने आसपास हर चीज़ जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने मौजूद हर चीज़ को सफ़ेद दाग हो गया है। किचन के बर्तनों, दीवारों, फर्श और घर की छत सबको सफ़ेद दाग हो गया है। इला ने कस के अपनी आंखें भींच ली क्योंकि उससे अब कुछ भी देखा नहीं जा रहा था। किचन से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए उसने सुना सम्मत हंसते हुए डॉक्टर से कह रहा था, बस एक हफ्ता और। इला समझ चुकी थी कि बस एक हफ्ते के बाद सम्मत मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा, लेकिन उसके पहले वो कुछ कर देना चाहती थी, कुछ ऐसा जो सम्मत को सबक सिखा सके कि किसी मासूम और भोली लड़की के जज्बातों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। रात को बिस्तर पर सम्मत के साथ लेटे हुए इला बार बार छत को देख रही थी। सम्मत ने उसका माथा चूमा और कहा, बस इला, एक हफ्ता और। इला ने अपना गुस्सा छिपाते हुए कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। क्यों? सम्मत ने हंसते हुए कहा और इला के चेहरे को फिर से चूमने की कोशिश करते हुए पूछा। लेकिन इला ने एक झटके के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ चादर के नीचे छिपाया हुआ चाकू सम्मत के गले में उस जगह घुसा दिया जहां से आवाज निकलती है। सम्मत को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो चाकू और अपनी गर्दन पकड़े हुए सीधा छत को देखते हुए एक तरफ लुढ़क गया। तब इला ने बिस्तर से उतरकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो मेरा जिस्म क्यों खराब क्यों किया? मुझसे कह देते, मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती। तुमने औरतों को समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी बीबी जुलेखा से मिल चुकी हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम एक हफ्ते बाद मुझे छोड़कर फिर किसी मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाने वाले थे ना? सम्मत के गले से खून का फवारा बह रहा था। उसकी सांस धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उसने इला की पूरी बात सुनी। वो इला की तरफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रुकते रुकते बस इतना ही कहा कि एक हफ्ते बाद अपने आप को आईने में देखना। और इतना कहकर उसने इला को एक बार और देखा, फिर अपनी आंख बंद कर ली, कुछ इस तरह जैसे वो जाते जाते इला को अपनी आंखों में भर के ले जाना चाहता हो। इला ने सम्मत को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरते हुए देखा। सम्मत के गले से बहता हुआ खून पूरे बिस्तर पर और पूरे कमरे में फैल चुका था। फिर इला ने सम्मत की लाश को रात में ही घर के पिछवाड़े जमीन में गाड़ दी। चूंकि आसपास कोई रहता नहीं था, इसलिए किसी को कोई शक होने की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर वो कमरे में से खून के धब्बे रगड़ रगड़ के मिटाने लगी। उसके मन को अब एक तसल्ली थी कि मैंने सम्मत को सबक सिखा दिया है। सम्मत की लाश को ठिकाने लगाने के बाद और सम्मत के कत्ल के सारे सबूत मिटा देने के बाद इला ने चैन की सांस ली। कुछ दिन बीतने के बाद उसे घर में राशन ला कर रखना था, क्योंकि अब तक घर के बाहर के सारे काम सम्मत ही किया करता था। बाजार में पहुंचकर इला को अब एक आज़ादी महसूस हुई, लेकिन जब वो बाजार से गुजर रही थी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। कुछ लड़के और आदमी लोग उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूर रहे थे। इला को शक हुआ, कहीं इन लोगों को सम्मत के कत्ल के बारे में पता तो नहीं है। लेकिन तभी उसने पीछे से किसी को सीटी मारते हुए सुना और कोई कह रहा था, क्या खूबसूरत लड़की है यार, लगता है सीधे लंदन से आई है। इतना सुनते ही इला के कदम अपने आप तेज हो गए। वो जल्दी जल्दी घर वापस आई और सारा सामान एक तरफ फेंकते हुए सबसे पहले उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो सम्मत उसकी मर्जी के खिलाफ पहला आईना टूटने के बाद लाया था। इला ने आज बहुत दिनों बाद आईना देखा था
और आज उसे भी अपना चेहरा कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। फिर उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए, लेकिन उसने जहाँ भी देखा उसे अपना जिस्म पहले जैसा नहीं लगा। उसके सफ़ेद दाग अब सफ़ेद की बजाय खून से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। उस सिर से पैर तक खूबसूरत लग रही थी। तब अचानक उसे सम्मत की बात याद आई, जो उसने मरते हुए कहा था कि 1 हफ्ते बाद खुद को आईने में देखना। अब उसे लगा क्या सम्मत उस दिन कुछ और कहना चाहता था। वो जल्दी से उसी तरह बिना कपड़ों में भागते हुए उस कमरे में गई जहाँ उसकी सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। उसने सब दवाइयाँ, मलहम और तेल की शीशियों को इधर उधर हटाते हुए अपनी रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश की और फिर उसे अपनी रिपोर्ट के साथ एक और खत मिला जो उसी डॉक्टर ने लिखा था जो उसके सफ़ेद दाग का इलाज कर रहा था। इला ने खत को तुरंत खोलकर पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था कि सम्मत अब जबकि इला का सफ़ेद दाग उसके पूरे जिस्म पर फैल चुका है, अब हम अपना असली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा केस होगा जिसमें सफ़ेद दाग को पहले बढ़ाकर पूरे जिस्म पर फैलाकर फिर सफ़ेद दाग के ही रंग को इस्तेमाल करके किसी लड़की को इतना खूबसूरत बनाया जाएगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम इला को भी ये बात बता दो तो अच्छा रहे। बेचारी अपने बढ़ते हुए दागों को देखकर परेशान होती होगी। इतना पढ़कर इला को ऐसा लगा जैसे कि धरती फट जाए और उसी में समा जाए। इतनी बड़ी गलती वह सम्मत को पहचानने में कैसे कर दी। फिर इला ने रोते रोते उस जगह गई जहाँ पर सम्मत को उसने गाड़ा था और वहीं पे जाकर उसने चाकू से अपनी नस को काटकर सम्मत की बाहों में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, रिश्तों में गलतफहमी नहीं लाना चाहिए। जब तक पूरी बात ना समझ जाए, पूरी जानकारी ना ले, तब तक कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।